हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज संविधान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं, जो कि आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का गठन कब किया गया था? भारतीय संविधान का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में भारतीय संविधान का गठन किया गया था। किस मिशन की संस्तुति पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन, जो कि कब आया था? कैबिनेट मिशन भी कैबिनेट मिशन, और ये आया कब था? तो ये भी 1946 में ही आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में ही भारत आया था। कहाँ से आया था? इंग्लैंड से भारत आया था 1946 में। और इसी कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है। और इसमें ये कितने सदस्य थी? 3 सदस्य थे इसमें। कितने? 3 सदस्य। पहला क्रिप्स था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य इस कैबिनेट मिशन में थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक या प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो दिल्ली में। जगह भी पूछा गया है, तो दिल्ली में आयोजित हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? संविधान सभा का पहला अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। उस समय के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। इन्हें ही संविधान सभा का पहला अस्थायी, याद रखना है इसको, अस्थायी को, कि पहले अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। कब चुना गया था? तो 9 दिसंबर को ही। 9 दिसंबर 1946 को ही इन्हें पहला अस्थायी सदस्य चुन लिया गया था। उसके बाद संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जी चुन लिए गए थे। लेकिन बात हुई कि अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी सदस्य कब तक काम करेंगे, इसीलिए संविधान सभा में एक अस्थायी सदस्य की आवश्यकता है। तो संविधान सभा का पहला अस्थायी सदस्य किसे चुन लिया गया था? परमानेंट मेंबर किसे चुन लिया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पहला परमानेंट मेंबर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। कब चुना गया था? तो इनको 9 दिसंबर को चुना गया, और 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को ही राजेंद्र प्रसाद जी को पहला अस्थायी सदस्य चुन लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था, किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हम आज संविधान की उद्देशिका के रूप में जानते हैं। और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो संविधान का प्रारूप BN राव ने। किसने तैयार किया था? तो BN राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। और संविधान सभा द्वारा इसे पारित कब कर लिया गया था इस प्रारूप को? तो 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? जो प्रारूप बनाया था BN राव ने, इस समिति का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था, जिन्होंने क्या हमारा संविधान लिखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष बने। प्रारूप समिति में इनके अलावा भी अन्य 7 सदस्य थे। जैसे पहले तो अध्यक्ष हो गए भीमराव अंबेडकर, अध्यक्ष ही थे। उसके बाद से N गोपाल स्वामी आयंगर। कौन थे? तो N गोपाल स्वामी आयंगर थे। ठीक है, एक सदस्य ये हो गए। ये भी क्या थे? उस समय एक बुजुर्ग व्यक्ति ही थे, N गोपाल स्वामी अयंगर। उसके बाद कौन थे? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, और N माधवराव, जो कि BL मित्र। इनका पूछा हुआ है कि BL मित्र के निधन पर कौन आए थे? तो BL मित्र के निधन पर N माधवराव आए थे, और DP खेतान।
डीपी खेतान 1948 में इनकी भी मृत्यु होती है। और तब इसके बाद आते हैं कृष्णामाचारी यानी कि टीटी कृष्णामाचारी आते हैं। इसके बाद ये ही टोटल 7 सदस्य थे इस प्रारूप समिति में। कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, अध्यक्ष को लेकर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, यानी कि कितने वर्ष लग गए थे भारतीय संविधान को बनाने में? कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन लग गए थे? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लग गया था। और ये परीक्षा लोअर से लेकर के हायर तक इस प्रश्न को, सारे प्रश्नों को पूछा गया है कि कब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को भारतीय संविधान में के निर्माण में इतना समय लग गया था। 9वां प्रश्न देखते हैं, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है, कहाँ से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से हमने लिया है? रूस से लिया है। कहाँ से लिया है? रूस से, जो कि पहले क्या था? सोवियत संघ रूस के नाम से जाना जाता था, यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। वहाँ से हमने क्या लिया है? तो पंचवर्षीय योजनाओं को हमने लिया हुआ है। 10वां प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को ही क्या हम कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रस्तावना क्या है? हमारे संविधान का मूल स्रोत है। और यहीं पर बताया गया है कि भारत के लोग क्या हैं? भारत के लोग ही सर्वोपरि हैं, सर्वे सर्वा है भारत की जनता ही। अगला प्रश्न है, संविधान लागू करते समय कितने अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियां थी? जब हमारा संविधान लागू किया गया था उस समय कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थीं? तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और कितनी 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में कितने हैं? तो अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियां हैं। तो ये भी क्वेश्चन क्या है? पहले इसको भी पूछा जाता था और आज भी पूछा जाता है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि इसको भी पूछा गया है प्रीवियस परीक्षाओं में इस प्रश्न को कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियां हैं। तो 448 अनुच्छेद हो गए हैं इस समय, 25 भाग हो गए हैं, 22 भाग से 3 भाग इसमें ऐड हो गए हैं। और इसमें क्या हुआ है? 12 अनुसूचियां आ गई हैं, 8 अनुसूचियों से 12 अनुसूचियां हो गई हैं, यानी कि 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां वर्तमान समय में भारतीय संविधान में हैं। अगला 13वां प्रश्न देखते हैं, हमारे देश में किसकी सर्वोच्चता स्वीकार की गई है, यानी कि किसे सर्वोच्च माना गया है? संसद को या फिर किसे? तो संसद की सर्वोच्चता नहीं बल्कि संविधान की सर्वोच्चता है। हमारे देश में संविधान ही क्या है? सर्वोच्च है, सर्वे सर्वा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, यानी कि संविधान कब स्वीकार कर लिया गया? कब अंगीकृत करने का मतलब होता है स्वीकार करना, यानी कि भारतीय संविधान को कब स्वीकार कर लिया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत या फिर स्वीकृत कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949। और ये डेट भी क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये डेट ही ऐसे ही एज इट प्रश्न को पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? कौन से देश का है? यानी कि विश्व का सबसे बड़ा कैसा लिखित संविधान पूछ रहा है, तो कौन से देश का है? तो अपने प्यारे भारत का ही विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित भी है और कैसा है? लिखित है और लचीला भी है। हमारा संविधान कैसा है? लिखित तो है, साथ ही साथ क्या है? अंशतः लचीला है, लचीला भी है। भारत में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? यानी कि एक प्रश्न यहीं से एक और प्रश्न में ही एक प्रश्न तैयार होता है कि भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में इकहरी या एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता है। और पूछ रहा है कि भारत में एकल नागरिकता ली कहाँ से गई है, किस देश से हमने इसको लिया हुआ है? तो हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया हुआ है। भारत में इकहरी नागरिकता या फिर एकल नागरिकता, जैसे पंचवर्षीय योजना हमने रूस से लिया था, वैसे ही हमने एकल नागरिकता कहाँ से? इंग्लैंड से लिया हुआ है। भारतीय संविधान में
संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ किस देश से लिया है? तो हमने साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया हुआ है। कहाँ पे है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। किसमें दी गई है? आर्टिकल 368 में दी गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आर्टिकल क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा को किस योजना के तहत गठित किया गया? तो जैसा इस प्रश्न को हमने ऊपर ही एक्सप्लेन कर चुका था कि पहले प्रश्न में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि संविधान सभा को किस योजना के तहत गठित किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसको गठित किया गया था। और ये इसमें 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यीय समिति थी और इसी की संस्तुति पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन आता कब है? इसका डेट याद रखना है। कैबिनेट मिशन 1946 में ही आता है। कहाँ से आया था कैबिनेट मिशन? तो कैबिनेट मिशन इंग्लैंड से आया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो कहाँ से आया था? तो इंग्लैंड से कैबिनेट मिशन आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। और इसको कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को ही। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान को अपना लिया गया। और 24 जनवरी 1950 ही क्या हुआ था? अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक भी 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी और इसी दिन राष्ट्रीय गान को अपना लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थीं? यानी कि भारतीय संविधान में जो है महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान में टोटल 15 महिलाएं थी। उस समय भी संविधान में कितनी महिलाएं थी? भारतीय संविधान में 15 महिलाएं थी, जिनमें कुछ नाम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, इनका नाम परीक्षाओं में पूछा गया है कि जैसे अम्मू स्वामीनाथन थी, एनी मस्करीन, इनका नाम पूछा गया है एनी मस्करीन थी, और बेगम एजाज रसूल थी, दस्यानी थी। उसके बाद से जी दुर्गाबाई जी थी, हंसा मेहता थी, कमला चौधरी, लीला रे, और फिर पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राव, और फिर सरोजनी नायडू, इनका भी नाम बहुत बार आता है, सरोजनी नायडू। उसके बाद से राजकुमारी अमृता कौर, ये भी थी, और सुचेता कृपलानी, और फिर विजय लक्ष्मी पंडित। ये लोग टोटल ये 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में थीं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले स्पीकर कौन बने थे? यानी कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा, जब भारत को आज़ादी मिल गई उसके बाद लोकसभा का गठन हुआ और उस लोकसभा के पहले स्पीकर कौन बने, या लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर को हम क्या कहते हैं? लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले स्पीकर कौन बने थे? तो GV महाबलंकर। और ये प्रश्न ना जाने कितनी बार पूछा गया, इसके सामने मतलब कितनी बार भी मोस्ट लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले स्पीकर कौन बने थे? GV महाबलंकर जी पहले स्पीकर बने थे स्वतंत्र भारत की लोकसभा के। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? यानी कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ से चीज़ें ली गई हैं भारतीय संविधान में? जैसे अलग अलग देशों से हमने कुछ ना कुछ तो लिया है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय संविधान का कहाँ से लिया गया है, वो स्रोत क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसे हम भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं, 1935 से ही ज़्यादातर चीज़ें हमारी ली गई हैं, 1935 से ही। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था? जब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी की घोषणा हो गई, तब भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो किस संविधान में एक संशोधन होता है और उस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु कितने वर्ष की गई थी? 21 वर्ष की गई। लेकिन कौन सा ऐसा संशोधन है? तो 61वां संशोधन है जिसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई कि जो बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा वो क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है, वो वोट दे सकता है। और 18 वर्ष कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन। राजीव गांधी इस समय कौन थे? तो राजीव गांधी
प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही 61वां संविधान संशोधन किया था 1989 में इन्होंने किया था। और इस वक्त कहा 61वां संविधान संशोधन के तहत कि जो मतदान की आयु 21 वर्ष थी उसको 18 वर्ष कर दिया गया। संविधान संशोधन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। कौन थे? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन को बनाया गया। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? हिमाचल प्रदेश को, जो कि एक कैसा है, पहाड़ी राज्य है, और इसको राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया, कब दिया गया था? सन 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। और 1971 में भी एक और घटना होती है कि क्या होता है, बांग्लादेश जो भारत का हिस्सा था वो भारत से 1971 में ही क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इसी दिन राष्ट्रीय गान को अपना लिया जाता है संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय झंडा है, इसको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई, ये डेट याद रखना है कि 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था संविधान सभा के द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई और यह प्रश्न जो है पीसीएस, आरओ, जितने वनडे एग्जाम है सब में पूछा गया है। अगर डीप क्वेश्चन बनाता है तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 न्याय। और कौन कौन से हैं? तो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। ये 3 न्याय है और तीनों न्याय याद रखने हैं क्योंकि 4 ऑप्शन में और दे देता है क्या कि टिक करने के लिए, तो फिर वहाँ कन्फ्यूजन बनने लगती है। तो कौन कौन से 3 न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है हमारे संविधान में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? न्याय के बाद अब क्या है? स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार के फ्रीडम की बात की गई है? तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 हमारे क्या है? स्वतंत्रता है कि हम अपना विचार रख सकते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने जो है धर्म हमारा उसमें विश्वास कर सकते हैं और किसी भी ईश्वर की हम उपासना कर सकते हैं। यह जो है 5 स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। लिखित संविधान के अवधारणा किस देश से लिया गया है? यानी कि जो लिखित संविधान, हमारा भारतीय संविधान कैसा है? लिखित और अंशतः लचीला और कठोर भी है। तो इसको किस देश से लिया गया है? कहाँ से, किस देश से यह अवधारणा ली गई है? तो फ्रांस से। यह अवधारणा, यह कॉन्सेप्ट फ्रांस से लिया गया लिखित संविधान की अवधारणा को। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश से ली गई है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमने कहाँ से लिया है? तो अमेरिका या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली हुई है। आर्टिकल 13 न्यायिक पुनरावलोकन की बात करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और वह किस देश से लिया गया है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 किस में है? आर्टिकल 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। यह आर्टिकल 61 इसकी बात करता है। और किस देश से लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग? तो अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल याद रखना है। आपातकाल किस देश की देन है? आपातकाल किस देश से लिया गया है? किस देश की देन है? तो हमने आपातकाल जर्मनी से लिया है। 3 प्रकार का आपातकाल, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का आपातकाल होता है। पहला 352 जिसे हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं, 356 राष्ट्रपति शासन कहते हैं और 360 जो कि वित्तीय आपात है। और यह वित्तीय आपात अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है। 352
बाह्य युद्ध या फिर सशस्त्र, जब युद्ध सशस्त्र बल जो क्या करते हैं, युद्ध की घोषणा कर दे या फिर बाह्य आक्रमण हो, उस समय 352 के तहत राष्ट्रपति शासन पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। 356 क्या होता है कि जब अगर किसी राज्य में उस राज्य की व्यवस्था फेल हो जाए, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाए, तो वहाँ पर जब भी जिस भी राज्य में, एक पार्टिकुलर राज्य में या फिर जितने राज्यों में जब लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएंगे, तो क्या होगा, जब लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। और 360 क्या है, वित्तीय आपात है, जो कि भारत में एक बार भी अभी लागू नहीं किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिया गया है। हमने पंचवर्षीय योजना भी कहाँ से ली है? रूस से लिया है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान देश से लिया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? यानी कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 69 संविधान संशोधन कब होता है? 1991 में, 1991 में 69वां संविधान संशोधन होता है और इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन किस अनुसूची के तहत किया गया है? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन? तो किस में दिया गया है? 6ठी अनुसूची। और यह प्रश्न भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको पूछा गया है। 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यही 4 राज्य हैं। इसमें 6ठी अनुसूची में बात की गई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात की गई है। संविधान का 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? तो संविधान में जो 22 भाषाएं हमारी दी गई हैं, उन 22 भाषाओं का उल्लेख कहाँ पे है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में है। पहले संविधान में कितनी भाषाएं थीं? तो संविधान में मूल रूप से अगर पूछ दे कि संविधान में मूल रूप से कितनी भाषाएं थीं, तो कितनी अनुसूचियां थीं, सॉरी, कि संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी, इस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? तो 8 मूल रूप से कितनी भाषा थी? 14। 8वीं अनुसूची में जो है केवल और केवल 14 भाषाओं की बात की गई थी। अभी कितने हैं? 22 हैं, लेकिन मूल में कितनी बात की गई थी? तो 14 जो थे मूल संविधान में थी 14 भाषाएं। बाद में ऐड करके इनको बढ़ा करके संविधान संशोधन किया गया और बढ़ा करके 22 भाषाएं हुई। जैसे कि पहला ही 21वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 21वां संविधान संशोधन किया जाता है 1967 में। 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी को ऐड किया गया। किसको जोड़ा गया था? सिंधी को। रैंडमली हम देख लेते हैं कि कब कब ऐड किया गया इन 22 भाषाओं को 14 के बाद। तो और फिर क्या होता है? 71वां संविधान संशोधन होता है 92 में। 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है और इस 71वें संविधान के तहत किसको जोड़ा जाता है? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। किसको? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन 1992 में ऐड कर दिया जाता है। और फाइनली 92वां संविधान संशोधन, फाइनली क्या होता है? 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में और इसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ दिया जाता है। मैथिली, क्या था? मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। बोडो इसको याद रखिएगा, MSDB, यानी कि मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो, इन 4 भाषाओं को फाइनली 92वां संविधान संशोधन 2003 में ऐड किया गया और पूरे कितनी भाषाएं हो गई? 14 भाषा से टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं आज 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखते हैं, लघु संविधान किसे कहा जाता है? किसे हम लघु संविधान कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है और इसी को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें संविधान में क्या करी गई? जोड़ी गई थी 42वां संविधान संशोधन के तहत। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं?
लघु संविधान कहते हैं, जैसे वन, शिक्षा, परिवार नियोजन इत्यादि को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था इसके तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसे भाषा के आधार पर गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अक्टूबर 1953 में कब किया गया था? अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग को कब गठित किया गया था? तो इसी समय जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग राज्य बना भारत का, तो उसी समय जो है राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था 1953 में ही। अच्छा, ये प्रश्न क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग है, लेकिन जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करेगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, यह प्रश्न, इन दोनों प्रश्न में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करेगा तो यह 1956 में, इसके 3 साल बाद ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्षेत्रीय परिषद से प्रश्न आजकल ट्रेंड में है, इससे पूछा ही जा रहा है क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है क्षेत्रीय परिषद का गठन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का गठन तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? देखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री, या तो गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति, इनमें से किसी एक के द्वारा मनोनीत जो केंद्रीय मंत्री होता है वो क्या होता है? क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार किस देश से हमने लिया है? तो मौलिक अधिकार हम अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार को लिया हुआ है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक, किस आर्टिकल से कहाँ तक हैं? तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार लिए गए हैं, जो कि कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका देश से लिए गए हैं। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आइए जानते हैं इस प्रश्न के माध्यम से। तो मूल संविधान में कितने? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे हमारे मूल संविधान में। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। और 44वां संविधान संशोधन किया जाता है। कौन? 44वां संविधान संशोधन किया जाता है, और इसके तहत 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को, किसको? संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को क्या किया जाता है? 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का जो अधिकार होता है इसको समाप्त कर दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है और संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, और इसको कहाँ पे डाला गया है आज? तो 300A में। किसमें है ये? 300A में संपत्ति का अधिकार है। भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? यानी कि जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्होंने संविधान लिखा है और इन्होंने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32, यह क्या है? अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसे ही भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? तो संविधान की आत्मा कहा है। यह प्रश्न पूछा गया कि संविधान की आत्मा किस अंबेडकर के द्वारा किसे संविधान की आत्मा कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के थ्रू ही क्या? सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? रिट जारी करती है। 5 प्रकार की रिट जारी करती है, जो कि क्या होते हैं?
पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबेस कॉर्पस कहते हैं। मेंडामस यानी कि परमादेश होता है। और तीसरा क्या होता है? प्रोहिबिशन, जिसे प्रतिषेध लेख कहा जाता है। उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा, और इसको किसी दिन हम लोग डिटेल में अलग वीडियो में समझेंगे कि अनुच्छेद 32 के तहत ये सारे रिट क्या हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। और यह इम्पॉर्टेंट क्यों है 86वां संविधान संशोधन 2002? क्योंकि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ही क्या किया गया था? शिक्षा को यानी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य कर दी गई, और 21 क को ऐड कर दिया गया था। किसको? 21 क को। 21 क्या है? तो जीवन का अधिकार है। उसी जीवन के अधिकार के थ्रू 21 क में ही इसको ऐड कर दिया गया था 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, कि 21 क ऐड किया गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है और उनके हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 29 में। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है। और इसके तहत कहा जाता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को क्या कर सकता है? सुरक्षित रख सकता है। और केवल भाषा, जाति, धर्म क्या है कि भाषा हो गया, भाषा, जाति या फिर धर्म के आधार पर जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, शैक्षिक सरकारी संस्थाएं, जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, शैक्षिक सरकारी संस्थाएं हैं, वहाँ पर भाषा, जाति और धर्म के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? जिसे नीति निर्देशक तत्वों को हम DPSP कहते हैं। क्या कहते हैं? DPSP कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। और जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यह राज्य इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं होता। ये कैसी संस्था है? तो ये DPSP एक वेलफेयर के लिए, यानी कि राज्य के वेलफेयर के लिए, लोकहित के लिए काम करती है, लेकिन राज्य इसको लागू नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? यानी कि समान सिविल संहिता यानी कि जो है सिविल कोड की बात कर रहा है ये, कि समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 इसकी बात करता है, जो कि आज वर्तमान समय में गोवा राज्य में लागू है। कहाँ पे है? तो गोवा राज्य में समान सिविल संहिता क्या है? लागू है, अनुच्छेद 44 इससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? पर्यावरण का संरक्षण कह रहा है, संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 48 क। किस में है? अनुच्छेद 48 क में दिया गया है पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48A या फिर अनुच्छेद 48 क। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को एक ऐसा चेक जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? किसने कहा है कि DPSP जो एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा चेक है जो क्या होता है? बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करता है। इसको किसने कहा है? तो इसको कहा है KT शाह ने। किसने कहा है? KT शाह ने कहा है कि DPSP एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार क्या करता है? अदा करता है। KT शाह ने कहा है। और यह भी प्रश्न पूछा गया है, इनका स्टेटमेंट पूछा जाता है और पूछा गया है। किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? संविधान में पहले मौलिक कर्तव्य तो थे नहीं, तो इसको ऐड किया गया था। तो वह पूछ रहा है कि किस समिति, कौन सी ऐसी समिति है जो उसकी अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ऐड किया गया, संविधान में जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति बनती है, जिनकी अनुशंसा पर क्या 42वें संविधान संशोधन के थ्रू, किसके थ्रू? 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसके थ्रू 42वें संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा किया, कहा कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में क्या कर लिया जाए? ऐड कर लिया जाए। तो मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था।
कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? यानी कि भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और कौन सा आर्टिकल इसकी बात करता है? तो आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 53। अगला प्रश्न है, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल जो होता है वह वास्तविक कार्यपालिका कहलाती है और इनकी शक्ति जो है इनमें निहित होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसमें जो है कौन कौन लोग भाग लेते हैं और कितने अनुमोदक तथा कितने प्रस्तावक होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कितने प्रस्तावक चाहिए और कितने अनुमोदक चाहिए? तो कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक चाहिए? तो 50 ही प्रस्तावक चाहिए और 50 ही अनुमोदक चाहिए, यानी कि 50-50, 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए। अच्छा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात किस में की गई है? तो आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। अब इससे संबंधित प्रश्न आगे दिया गया है, इसको हम आगे बताएंगे। अगला प्रश्न है कि कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? कोई व्यक्ति जो है कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? तो यह बात क्या है? अनिश्चित है कि कोई व्यक्ति कितनी बार, जितनी बार चाहे, मतलब जब तक व्यक्ति जीवित है, अंतिम सांस चल रहा है, तब तक व्यक्ति क्या हो सकता है? राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी रख सकता है। तो भारत में कोई एज लिमिट नहीं है कि इस एज लिमिट के बाद आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जैसे अमेरिका में 2 बार, अमेरिका में कितनी बार मौका मिलता है? सिर्फ 2 बार। लेकिन भारत में जितनी बार, अब जब तक जीवित हैं, जब तक आप में सांसें हैं, तब तक राष्ट्रपति पद की दावेदारी रख सकते हैं, अनिश्चित काल तक है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आयु जो है, एज कितनी वर्ष होनी चाहिए, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो 35 वर्ष। जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी रखता हो उसकी आयु जो है 35 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष की आयु का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति जो कैसे, किस मुद्दे पर? तो सार्वजनिक महत्व का मुद्दा हो और उस पर सुप्रीम कोर्ट से या फिर उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 143 143 के तहत राष्ट्रपति क्या लेगा? सुप्रीम कोर्ट से सलाह तो लेगा, परामर्श तो लेगा, लेकिन इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि परामर्श लिया सुप्रीम कोर्ट से तो प्रेसिडेंट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम भारत का निर्विरोध राष्ट्रपति किसे चुना गया? और यह प्रश्न इसके सामने कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए कि सर्वप्रथम भारत का निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले कौन हैं? तो नीलम संजीवा रेड्डी हैं। कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। और यह ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले क्या थे? लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो पहले लोकसभा का स्पीकर था? तो नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि पहले क्या थे? लोकसभा के स्पीकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, नहीं कौन थी या फिर कौन है? तो कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। देश में अगर पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति हुई तो कौन हुई थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? यानी कि राष्ट्रपति को जब आप त्यागपत्र देना हो अपने पद से तो किसे अपना त्यागपत्र सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को। यानी कि ये दोनों लोग एक दूसरे को अपना त्यागपत्र क्या करते हैं? सौंपते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और इसी प्रश्न में एक और प्रश्न बन रहा है कि प्रधानमंत्री की क्या की जाती है? पूछा गया है यह प्रश्न कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इस वर्ड को भी आप लोग याद रखिएगा, ना कि प्रधानमंत्री का मनोनयन होता है, न तो निर्वाचन होता है,
प्रधानमंत्री का क्या की जाती है, तो नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन किसका होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ये छोटे छोटे टेक्निकल कीवर्ड्स हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। राज्यसभा की सदस्य संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो राज्यसभा की सदस्य संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, 250। कितनी हो सकती है, 250। लेकिन वर्तमान में कितनी है, तो कितनी है, 245 है। लेकिन हो कितनी सकती है, अधिक से अधिक अगर हो जाए तो 250 हो सकती है अधिक से अधिक। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा का जिस व्यक्ति को अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। कितना, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। और ये प्रश्न भले ही छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टेक्निकल प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राज्यसभा कैसा सदन है, तो राज्यसभा के बारे में पूछा जा रहा है कि राज्यसभा जो है कैसा सदन है, तो राज्यसभा एक कैसा सदन है, तो यह एक अस्थाई सदन है जिसको कभी भंग नहीं किया जाता है। राज्यसभा को क्या कभी भंग राज्यसभा को नहीं किया जाता है। यह एक अस्थाई सदन है। क्या है, अस्थाई सदन है। क्यों अस्थाई है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होते हैं, हर 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसीलिए यह एक कैसा सदन है, अस्थाई सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष, याद रखिएगा कि 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे, तो एसवी कृष्णमूर्ति राव क्या थे, राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। अच्छा, राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति सभापति होता है। और इस वहाँ पे प्रश्न पूछा गया है राज्यसभा के पहले उपसभापति तो कौन थे, एसवी कृष्णमूर्ति राव पहले उपसभापति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। प्रश्न ही आ गया कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति जो है पदेन सभापति होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। देखिए प्रश्न भी आ गया जो हमने ऊपर बताया था कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राज्यसभा का गठन कब किया गया था, राज्यसभा का गठन कब किया गया था, तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को, 1952 में ही पहला आम चुनाव होता है और उसके बाद ही पहले आम चुनाव के बाद ही 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन कर दिया जाता है। और 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली कार्यवाही शुरू हो जाती है। 13 मई, 3 अप्रैल को गठित होता है और 13 मई 1952 को ही राज्यसभा की पहली कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, लोकसभा की कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकती है। राज्यसभा की कितनी अधिकतम हो सकती है, तो 250 हो सकती है। लेकिन लोकसभा की कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। और यह आरएस यानी कि राज्यसभा की है। 2001 में संसद द्वारा पारित 84वां संविधान संशोधन, यहाँ पे एक और प्रश्न फ्रेम हो गया कि 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया। और कह रहा है कि 2001 में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या कब तक यथावत रहेगी, कि जैसे है वैसी ही रहेगी। तो कब तक रहेगी, तो 2026 तक यथावत बनी रहेगी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा की 2 बैठकों के बीच कितने माह का अंतर होना चाहिए। जब लोकसभा की बैठक होती है और इस बैठकों के बीच 2 बैठक होती हैं, इन 2 बैठकों के बीच कितने माह का अंतर होना चाहिए, तो 6 माह का, एटलीस्ट 6 माह का जो है गैप या 6 माह का अंतर होना ही चाहिए लोकसभा की 2 बैठकों के बीच। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो धन विधेयक अनुच्छेद 110। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि
धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते भी हैं, यानी कि आहूत, बुलाना मतलब क्या होता है? आहूत करना। क्या होता है? एक वर्ड देता है कि संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है। इस शब्द को भी जान लीजिए, आहूत करना या बुलाना बात एक ही है। तो आहूत भी करते हैं और सत्रावसान करते हैं, यानी कि सत्र को खत्म भी करते हैं। ये दोनों कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? बुलाते तो हैं संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में एक दिन में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? यानी कि एक दिन में लोकसभा में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20 तारांकित प्रश्न एक दिन में लोकसभा में पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न क्या होता है? तो तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों पर क्या स्टार लगा होता है, इसीलिए तो तारांकित कहा जाता है, जिन प्रश्नों पर स्टार लगा होता है। और ये स्टार लगे प्रश्न, इनकी विशेषता होती है कि इनका तत्काल उत्तर चाहिए, सदन में ही तुरंत उसी दिन उत्तर इसका दिया जाता है, इसीलिए इसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। और एक दिन में कितना लिमिट है, कितने पूछ सकते हैं आप तारांकित प्रश्न, मतलब कितने प्रश्नों का आपको तुरंत उत्तर दिया जा सकता है? तो 20 प्रश्न ऐसे हैं तारांकित जो एक दिन में लोकसभा में पूछे जा सकते हैं। और यह प्रश्न हमको जहाँ तक याद है कि यह प्रश्न PCS में, हमको लग रहा है 3-4 साल पहले PCS में यह पूछा गया था। यह प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो यह प्रश्न भी याद रखिए कि केवल और केवल लोकसभा में, राज्यसभा को इसका अधिकार नहीं है कि राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाए। केवल लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है या किया जाता है। सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? यानी कि भारत सरकार का विधि अधिकारी, पहला विधि अधिकारी या फिर कानून अधिकारी हम किसे कह सकते हैं? भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। जो भारत का महान्यायवादी होता है वह क्या होता है? भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 किसकी बात करता है? तो भारत के महान्यायवादी की बात करता है आर्टिकल 76। इस आर्टिकल को भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत का महान्यायवादी किस आर्टिकल में दिया गया है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की बात की गई है और यह सर्वप्रथम भारत का पहला विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। महान्यायवादी इनके प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। जैसे राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही काम करते हैं, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। उसी तरह महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं और यह राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। किसे कहा जाता है सार्वजनिक धन का संरक्षक? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में CAG के नाम से जानते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। किसे क्या कहते हैं? इसको कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटिंग का काम करते हैं ये, इसीलिए इन्हें कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से जाना जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है और यह सार्वजनिक धन के संरक्षक होते हैं। किस आर्टिकल में इनकी बात की गई है? तो आर्टिकल 148 इनकी बात करता है। आर्टिकल 148 कहता है इसके थ्रू एक भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे, ऑडिटर एंड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होंगे, जो कि केंद्र और राज्य दोनों जगह ऑडिटिंग का काम करते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह ऑडिटिंग का काम कौन करता है? तो कैग ही करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोक लेखा
समिति का मार्गदर्शक किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग को ही हम क्या कहते हैं? लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक कहते हैं। बात कर लेते हैं इस लोक लेखा अच्छा आगे प्रश्न है इससे संबंधित, इसको हम आगे बताएंगे। संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 266 क भारत की संचित निधि की बात करता है। यानी कि बहुत सारे लोगों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं, इन सब संचित निधि हो गया, ये लोक लेखा समिति, इन सबको हम किसी दिन अलग क्लास में डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक बहुत डिटेल में जानने वाले हैं, तो इसको हम डिटेल में बताएंगे। अगर यहाँ पे बहुत डिटेलिंग करेंगे तो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 266 क में है। किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है? राज्य के महाधिवक्ता की बात किस में की गई है? तो अनुच्छेद 165 जो है क्या बात करता है? तो अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है। 165 में क्या दिया गया है? तो राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है। और यह राज्य का महाधिवक्ता जो है राज्य का पहला क्या होता है? कानून मंत्री होता है, विधि अधिकारी होता है। ये भी जिस तरह वहाँ पे महान्यायवादी होते हैं सेंट्रल में, उसी तरह स्टेट में महाधिवक्ता होते हैं 165 के तहत, जो राज्य के पहले विधि अधिकारी होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। इसमें 30 सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो है, अच्छा ये लोक लेखा समिति है, सॉरी, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? 30 सदस्य होते हैं। तो 15 लोकसभा से होते हैं और 15 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। यह दोनों 30 सदस्य होते हैं। और इस लोक लेखा समिति को पूछा गया है कौन सी समिति जो सबसे बड़ी समिति है भारत की? तो भारत की सबसे बड़ी समिति देखा जाए अगर, तो लोक लेखा समिति ही भारत की सबसे बड़ी समिति है, लोक लेखा समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक को किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? संविधान संशोधन विधेयक यानी कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में दिया गया है? संविधान संशोधन तो 368 संविधान संशोधन की बात करता है। किस देश से हमने लिया है? तो साउथ अफ्रीका से हमने लिया हुआ है, साउथ अफ्रीका से। और कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो संविधान संशोधक विधेयक किसी भी सदन में, चाहे आप लोकसभा में ले आइए, चाहे आप राज्यसभा में ले आइए, किसी भी सदन में आप प्रस्तुत कर सकते हैं संविधान संशोधन विधेयक को। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय संबंधी गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय यानी कि बात किसकी कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 124 बात क्या करता है? अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 124 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल कब तक होता है? तो इनका कार्यकाल 65 वर्ष। पूछा गया है कि इनका कार्यकाल कब तक होता है, कब तक ये काम करते हैं? तो 65 वर्ष की आयु होने तक, 65 वर्ष की आयु होने तक यह काम करते हैं। और अन्य न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो CJI होते हैं इनके परामर्श से करते हैं राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनको पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन से ऐसे CJI हैं जो सबसे ज़्यादा टाइम तक इस पद पर बने रहे? तो कौन है? तो इन्हें हम यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जिन्हें आप लोग YV चंद्रचूड़ के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? YV चंद्रचूड़ के नाम से जानते हैं। इन्हीं का पूरा नाम है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जो कि 22 फरवरी 1978 से लेकर के कब तक? तो 22 फरवरी 1978 से
1978 से लेकर के 13 जुलाई 1985 तक। कब तक रहे हैं? तो 13 जुलाई 1985 तक रहे हैं। इतना लंबा कार्यकाल रहा है वाईवी चंद्रचूड़ का। भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा किसके द्वारा लाया गया था? यानी कि लोकहित मुकदमा जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जानते हैं, इनकी PIL के नाम से जानते हैं। लोकहित मुकदमा को हम क्या जानते हैं? PIL कहते हैं, इनकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। और इसको भारतीय न्यायिक पद्धति में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो न्यायमूर्ति PN भगवती थे। इन्होंने ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि लोकहित मुकदमे को पहली बार भारत में लाया था, भारतीय न्यायिक पद्धति में लाया जस्टिस या न्यायमूर्ति PN भगवती। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129। इसके गठन की बात किस में की गई है? तो इसके गठन की बात की गई है अनुच्छेद 124 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129 कहता है। इसका मतलब है, अभिलेख का मतलब यह है अभिलेख न्यायालय का कि जितनी भी सुनवाई होती है, जितनी सुनवाइयाँ होती है, जितने दस्तावेज होते हैं, इन दस्तावेजों का रख रखाव कौन करता है? तो अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है। और इसका मतलब ही यही है कि यह एक अभिलेख न्यायालय है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। तो मैंने बताया ऊपर ही कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 65 ईयर, 65 वर्ष। लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 62 वर्ष। इनसे 3 वर्ष का कम होता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 62 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यह राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक यह राज्यपाल इनके प्रसाद पर्यंत जो है कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रश्न मैं बता देती हूँ एडिशनल फैक्ट के रूप में। राज्यपाल बनने के लिए कितना आयु चाहिए? कितनी योग्यता, कितनी आयु की योग्यता होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। कम से कम आपने अपना 35 वर्ष क्या कर लिया हो? पूरा कर लिया हो। और राष्ट्रपति बनने के लिए भी कितना? 35 वर्ष की एज आपने पूरी कर ली हो। यह दोनों प्रश्न बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? यानी कि विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 विधान परिषद के गठन की बात करता है और इसके समापन की भी बात करता है। गठन और समापन दोनों की बात विधान परिषद के अनुच्छेद 169 करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। पुंछी आयोग कौन सा आयोग है? तो पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य के संबंधों से पुंछी आयोग कब बना था? तो यह पुंछी आयोग 2007 में बना था, केंद्र राज्य के संबंधों की समीक्षा करने के लिए। किसके लिए? तो केंद्र और राज्य के संबंधों की समीक्षा करने के लिए पुंछी आयोग को 2007 में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो गठन इसका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके? गठन पूछे तो राष्ट्रपति कर देंगे, अध्यक्षता पूछे तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन दोनों प्रश्न को आप लगाइए, ये दोनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। लेकिन इसके गठन की बात कौन करते हैं? राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। और अनुच्छेद 263 आर्टिकल 263 ये अंतर्राज्यीय परिषद के बात करता है। किसमें दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय परिषद? तो अनुच्छेद 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बात की गई है। गठन राष्ट्रपति करते हैं और अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। और ये थे हमारे टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन। बस कहने के लिए 100 क्वेश्चन थे। ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को 200 प्लस क्वेश्चन तो बता ही दिए होंगे।
एक्सप्लेन करके। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।